स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेड PYQs। जैसा कि हम सबके अब बोर्ड एग्जाम्स के डेट बहुत ही पास आ चुके हैं, आप में से सबने काफ़ी तैयारियां कर भी ली होंगी, बहुत सारे प्री बोर्ड्स आपके हो भी चुके होंगे और तैयारी आपकी अभी एक स्पीड पकड़ ली होगी। और अगर आपकी तैयारी अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी है तो देर किस बात की, अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वैसे बात करें आपकी बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स का जो आपका ये पेपर है साइंस का, वो है पूरे के पूरे 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स तो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और 80 मार्क्स आपका साइंस का एक्सटर्नल पेपर है, जिसमें से ज़्यादा कवरेज है हमारे सब्जेक्ट बायोलॉजी की। ठीक है, और उसमें से तकरीबन 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से भी 30 मार्क्स के अंदर से भी अगर मैं बात करूं अपने इस चैप्टर लाइफ प्रोसेस की, तकरीबन 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्शन, जो कि हमारे MCQs का सेक्शन है। MCQs आपके पेपर में 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें बायो में कम से कम 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा। 16 मार्क्स तो आपके प्लेन MCQs होते हैं और 4 मार्क्स के आपके असर्शन एंड रीजन आते हैं। अब डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट हमारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा ना। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which is the universal source of energy in all cell? मतलब हमसे पूछ रहा है हमारी एनर्जी करेंसी के बारे में। हम सबको पता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है हमारी एनर्जी करेंसी, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो AMP तो नहीं है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये भी नहीं, ATP सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन मिल गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म है, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली में 2017 ईयर में पूछा भी गया था, एक एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम, चलो मैं पहले इसका थोड़ा मुझे इसका साइज इंक्रीज करने दो। अब देखो, ये डायग्राम देख के आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये थोड़ा सा प्लांट का स्ट्रक्चर बना रखा है इसमें इन्होंने। ठीक, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक, ये क्या है आपकी, इधर ये लीफ है। ठीक है, लीफ बना रखा है। लीफ में क्या होती है हमारी स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटल सेल है, उससे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक, चलो एक स्टोमेटा भी बना देते हैं छोटा सा ग्रीन कलर का। ये क्या है आपका स्टोमेटल अपर्चर है, स्टोमेटल पोर है, यहाँ से आपका CO2 इन जा रही है। ठीक, और ऑक्सीजन बाहर जा रही है। अब ये सारे गैसेस एक्सचेंज में हो क्या रहा है, साथ के साथ वाटर वेपर भी इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। जब वाटर वेपर बाहर निकल रहे हैं तो अ काइंड ऑफ सक्शन प्रेशर जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, हमारी ये जाइलम वेसल्स पे, जो कि एक काइंड ऑफ पुलिंग एक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, और जो आपका वाटर है वो रूट से जाइलम वेसल्स के थ्रू होता हुआ हमारी पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ठीक है, जैसे कि हम सब ने कभी ना कभी स्ट्रॉ से बचपन में या अभी भी फ्रूटी पीते हो तो स्ट्रॉ से पीते होगे, तो पहले हम क्या करते हैं, उस स्ट्रॉ को सक करते हैं, उसे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उस मतलब स्ट्रॉ के अंदर जितना भी एयर होता है पहले उसे खाली कर देते हैं। फिर क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जो नीचे का जो जूस है या जो भी आप मॉलिक्यूल समझ लो वाटर के, वो क्या होते हैं, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन सी प्रोसेस यहाँ पर हो गई है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस के थ्रू, अपने ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इवोपरेशन मेंटेन्स वाटर कंटेन इन लीफ सेल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इवोपरेशन की कोई बात नहीं है। ट्रांसपिरेशन, हाँ ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है ना, विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट, और ये जाइलम में हो रहा होता है। और देखो जाइलम में क्या होता है, वाटर जो वाटर का कंडक्शन है वो जाइलम के थ्रू हो रहा होता है, और एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। ओके, एक्सक्रीशन नहीं, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलोकेशन भी नहीं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो फूड मटेरियल होते हैं वो ट्रांसलोकेट होता है और वो बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे हमारा फ्लो ही पहले यूनी डायरेक्शनल दे रखा है। ओके, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ऑप्शन देखो, ट्रांसपिरेशन सही है। विच पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में
दो टाइप के रेस्पिरेशन पढ़े थे। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे इन द केस ऑफ यीस्ट सेल, वहां पे हो रही थी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक केस हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन का ह्यूमंस में भी पढ़ा है। जब आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही होती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब वहाँ पे कम होती है तब जो वहाँ की मसल सेल्स होती हैं वो क्या शुरू कर देती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती हैं, और उसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ग्लूकोज टूटता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या होती है, थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा होता है, ठीक है। पर हमारा कॉमन पाथवे, ये क्वेश्चन है अबाउट द कॉमन पाथवे इन एनारोबिक एंड एरोबिक। कोई भी रेस्पिरेशन हो रहा है, पहली चीज उसमें होती है ना, वो देखो उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट में, पायरुवेट या पायरिक एसिड में। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। ये क्या है, कॉमन पाथवे है। ये होता कहाँ है, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, ओके। अब उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। लेकिन ये पाथवे जो हमारा साइटोप्लाज्म में हो रही है ये ऐसी है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों में ही कॉमन होती है, ठीक है। तो और इस पाथवे का नाम क्या है, इस पूरी पाथवे का नाम है हमारा ग्लाइकोलिसिस, ओके। चलो तो देखो आंसर हमारा, द पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस। और एक क्वेश्चन आया भी है, हाउ डज न्यूट्रिशन इन फंगस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ टेपवर्म। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके न्यूट्रिशन फर्स्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है, हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। तो हमें पता है कि फंगस में क्या होता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, मतलब फंगस पहले अपनी बॉडी से एंजाइम को बाहर निकालता है। तो जो भी फूड मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंप्लीफाई करता है अपनी बॉडी से बाहर ही, और जब वो मॉलिक्यूल सिंप्लीफाई हो जाते हैं तब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट जो टेप फॉर्म होता है ना, टीनिया सोलियम, ये बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, इसे कोई मेहनत नहीं करनी, ना तो इसको अपने अंदर अपने कोई फूड डाइजेस्ट करना है, ना बाहर एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेस्ट करना है, इसको पचा पचाया भोजन चाहिए, ठीक है। मतलब बना बनाया माल मिल जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने बॉडी सरफेस के थ्रू और इसका काम बन जाएगा। ये रहता कहाँ है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमने ये पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका रहता है, ठीक है। सारा का सारा डाइजेशन हो गया, सारा का सारा मेहनत किसने की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने। इन्होंने बैठे बैठाए क्या किया, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ पहले इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, fungus derives its nutrition either by parasitic or saprophytic manner, while tapeworm is only parasitic, ठीक। चलो, नेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। फंजाई में क्या है, फंगस में क्या क्या होता है, फंगस में हमारा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब अपनी ये बॉडी से बाहर निकालेगा क्या, एंजाइम्स, और फिर बाहर एंजाइम्स निकालने के बाद फिर अपने फूड को जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अमीबा क्या करता है, अमीबा में देखो थोड़ा ये मेहनत करता है, इसमें क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने पार्ट्स हैं, हमारे 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, इंजेशन, मतलब फूड को इंजेस्ट करना, खाने को खाना, देन डाइजेशन, उस खाने को पचाना, देन एब्जॉर्प्शन, पचे हुए खाने को फिर एब्जॉर्ब करना,
देन एसिमिलेशन, उसका यूटिलाइजेशन करना, देन इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी से इजेस्ट आउट करना। ठीक है, इसके आंसर देख लो, यहाँ पे दे रखा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बारी बारी से। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? तो देखो अमीबा क्या करते हैं ना कि जब इसको कोई अपने, जैसे मान लो अमीबा है, ठीक है, सपोज करो ये अमीबा है, इसके आसपास हम कोई फूड पार्टिकल्स ले आते हैं, यहाँ समझो इसका कोई फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ये उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये फूड पार्टिकल देखो, ये क्या है हमारा स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स व्हाट, फॉल्स, एंड पोडिया मीन्स व्हाट, फीट। ये क्या करेगा, एक छोटे मोटे के पैर बना देगा अपने। ठीक, ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद ये चारों तरफ से जब इसको घेर लेगा तो फाइनली एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फूड क्या आ गया, अंदर आ गया, ये क्या कहलाएगी, फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या करें, इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेंगे जो इस फूड का डाइजेशन करेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो ऐसा इतना बड़ा सा है, ये धीरे धीरे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक, उसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ओके, एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसको एडजस्ट आउट कर देगा। ये सोचो, ये कुछ पार्ट्स है, ये पार्टिकल्स के अनडाइजेस्टेड थे, इनको एडजस्ट आउट कर दिया। तो ये पांचों प्रोसेस अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इस तरह से होंगी। पहला क्या है हमारा, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही है, हमारा फूड वैक्यूल के थ्रू डाइजेस्ट करेगा। ठीक, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। नेक्स्ट है, in which of the following groups of organism are food materials broken down outside the body and absorbed? तो हमें ये बताना है कि कौन सा वो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें पहले ये एंजाइम्स अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और जो आउटसाइड जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्टेड पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे क्या आते हैं, फंगस। अब फंगस की एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, पहले में मशरूम है, ग्रीन प्लांट्स नहीं, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में है यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, हाँ ये हो जाएगा, ये क्या है, फंगस है और ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे, बी ऑप्शन सही है। बाकी भी देख लो, पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्क्यूटा। तो देखो पैरामीशियम अमीबा तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, मेहनत करेंगे भैया, पांचों स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत ही हो जाता है। कस्क्यूटा क्या है, कस्क्यूटा क्या करता है, ये भी काइंड ऑफ पैरासाइट है, पैरासाइट प्लांट है। ये क्या करता है, इसमें अपना खुद का फूड सिंथेसाइज करने की मैकेनिज्म नहीं है, ये जो होस्ट प्लांट होता है ना उसके चारों तरफ लपेट कर उससे अपना फूड न्यूट्रिशन लेता है थ्रू सकस। ठीक, कस्क्यूटा नहीं, पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है, तो हमारा ऑप्शन हमें सही मिल गया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, what are the products obtained by anaerobic respiration? anaerobic respiration है, हमें कौन कौन से प्रोडक्ट पाए मिलता है। एनारोबिक का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की ऐसा नहीं कि कमी है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लाइक इन द केस ऑफ आर मसल सेल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, क्या होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म हो रही है जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है। यहाँ डेफिशिएंसी की बात नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरी तरह से पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी तो तब होती है जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूरी तरह से ग्लूकोज टूट जाती है, तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन का है। सी ऑप्शन है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, पायरेट अकेला नहीं है, ये आपका एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, सी ऑप्शन सही है। पायरेट तो चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, दोनों में बनता है और ये मीडियम आपका इंटरमीडिएट है मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी आरबीसीज में होती है हीमोग्लोबिन, जो जिसका के काम होता है हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का करेक्ट आंसर होगा। कैरोटीन हमारी कहाँ पे होती है? बीटा कैरोटीन कैरेट्स में होती है। क्लोरोफिल हमारी, क्लोरोफिल कहाँ पे होती है? ग्रीन लीव्स, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल्स में होती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हाउ डू दीज फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन। फंजाई की न्यूट्रिशन देखो, वही बात है, सैप्रोफिटिक बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन ने बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट इज ग्रोइंग, उसको खाता तो नहीं है। बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देन, नहीं भाई अपना फूड थोड़े प्रिपेयर कर रहा होता है, गलत। बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम, हाँ ये सही ऑप्शन है सी। कैसे ब्रेक डाउन करेगा? अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करके। बाय अलाउइंग अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन द ब्रेड एंड देन कंज्यूमिंग देम, नहीं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं भाई, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये तो गलत है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो तो होती है। रिलीज ऑफ एनर्जी कम अमाउंट में होती है बट वो भी होती है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, हाँ अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है तो ये भी मान सकते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। होता है ना कि एनोरोबिक पूछा है तो कंप्लीट डेफिशिएंसी बात नहीं, ऑक्सीजन एब्सेंट की बात है, लेकिन यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड थर्ड अकेला कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे जहां पे रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड भी है। ओके, हाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सॉरी जल्दी हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर डिपेंड अपॉन, मतलब स्टोमेटा अपर्चर्स होते हैं वो खुलते बंद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना भी चाहिए कि वो किस तरह से हो रहे होते हैं। तो देखो आप इसका करेक्ट आंसर तो वैसे आपने देख लिया होगा, वाटर इन द गार्ड सेल। अब ये वाटर एंट्री कैसे पाता है, तो देखो इसको एक बार बना के समझ लेते हैं एक बार। ये हमने बना लिया गार्ड सेल्स, ठीक है, ये क्या है? गार्ड सेल्स है। ये क्या है? स्टोमेटल अपर्चर है या स्टोमेटा, इसको लिख लेते हैं, ठीक। अब इसके यहाँ साइड्स में क्या है? ग्रीन ग्रीन पार्ट क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये प्लास्टिड्स है ग्रीन कलर वाले, ठीक। ये क्या इतनी बड़ी सी? ये वैक्यूल है, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ऐसा न्यूक्लियस ड्रॉ कर ले रहे हैं, न्यूक्लियस होगा कहीं पे। देन अब देखो होता क्या है, इसके कुछ यहाँ पे इधर क्या है? सब्सिडरी सेल्स हैं, साइड में कुछ तो सेल्स होंगी ना। तो देखो डे टाइम पे क्या हो रहा था? डे टाइम पे यहाँ पे क्लोरोफिल है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा था हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बना रहा था। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज होता है सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। तो जो सब्सिडरी सेल्स हैं उनसे वाटर मॉलिक्यूल दिन के टाइम में, क्योंकि ग्लूकोज है, अब यहाँ इनसाइड द सेल कैसा कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अंदर का ज्यादा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ इसकी जो आउटर मतलब मेम्ब्रेन है गार्ड सेल्स की, वो भी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो वाटर है थ्रू एंडोस्मोसिस, बाहर की जो सब्सिडरी सेल्स है ना, इसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो थ्रू एंडोस्मोसिस यहाँ सब्सिडरी सेल से इसमें एंटर करेंगे, ठीक। एंटर कर रहे हैं, क्या वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, ये आके यहाँ पे भर जा रहा है, यहाँ पे भर जा रहा है, तो सेल क्या हो रही है? और टर्जिड हो जा रही है, क्योंकि देखो वैक्यूल का काम क्या होता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड आ गए तो टर्जिडिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है? स्टोमेटल अपर्चर खुल जा रहा है। अब देखो रात की बात करते हैं, नाइट में क्या होता है? दिन में तो चलो ठीक है, हमारा क्या हो रहा था? ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा था।
रात में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और फोटोसिंथेसिस तो होने रही कि ना केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है। स्टार्च क्या है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। जब वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा तो वाटर क्या करेगा, वापस से लौट जाएगा सब्सिडरी सेल्स में, इधर इधर चला जाएगा, वाटर चला जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा वैक्यूल है, सॉरी ये हमने वैक्यूल बहुत बाद बनवाया है क्या, हाँ ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वहीं का वहीं है, हमारा वैक्यूल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, गायब तो नहीं होगा लेकिन पानी भी निकल गया, उतनी टर्जिडिटी रहेगी नहीं, तो ये थोड़ा सा श्रिंक करेगा। धीरे धीरे हमारे जो गार्ड सेल्स है वो भी श्रिंक करेंगी और वो ऐसे स्टोमेटल अपर्चर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल्स फिर ऐसे दिखेंगे, ठीक है, मतलब फिर से इसको बना ही लेते हैं। स्टोमेटल अपर्चर क्लोज हो जाएगा, गार्ड सेल हमारी कुछ इस टाइप से दिखेंगे, ठीक। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आई होप समझ में आ गया होगा कि वाटर इन एंड आउट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है गार्ड सेल के अंदर, और जो ये वाटर की का इन एंड आउट मूवमेंट है वो ही हमारा ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। चलो आंसर है वाटर इन द गार्ड सेल। नेक्स्ट देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है किसी ईयर कि आपको डायग्राम दे रखा है, अब आपसे पूछा है कि ये लेबलिंग आपको करनी है, ओके, लेबलिंग के हिसाब से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी मैंने जो डायग्राम बना रखा था, मैंने क्या किया था, मैंने यही न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, और ये क्या है हमारी ऐसे, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। साइड साइड में क्या बनाया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो सेकंड नंबर पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, न्यूक्लियस है। थर्ड नंबर पे क्या है, वैक्यूल है, और ये पूरी की पूरी क्या है, गार्ड सेल है, फोर्थ नंबर, ठीक। तो अब इसमें ऑप्शन चेक कर लो अपने, रेड वाला पार्ट क्या था, ए न्यूक्लियस, फिर दूसरा क्या था, क्लोरोप्लास्ट, तीसरा क्या है, तीसरा गार्ड सेल, नहीं भाई ये वैक्यूल है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो न्यूक्लियस है, हाँ A1 न्यूक्लियस है, बी क्लोरोप्लास्ट है, सी थर्ड क्या है, वैक्यूल है, हाँ वो वैक्यूल है, और ये पूरा गार्ड सेल, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी ए क्लोरोप्लास्ट है, नहीं ये तो न्यूक्लियस है, A1 क्या दिया है, वैक्यूल, नहीं, ये दोनों गलत है, बी ऑप्शन सही है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मतलब फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो ह्यूमंस में फूड का डाइजेशन एक्चुअली माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ में सलाइवा है, सलाइवा में सलेवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन नाम का एक एंजाइम है, जो क्या करता है, जब भी हम कोई फूड च्यू करते हैं तो उसके जो स्टार्च मॉलिक्यूल है उसका डाइजेशन स्टार्ट करता है, वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, जिसकी वजह से हमें फूड खाते ही कुछ देर बाद, चबाने के बाद हमें वो मीठा मीठा सा टेस्ट करने लग जाता है। तो पहले ऑप्शन हमें दे रखा है माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, ठीक है, माउथ में हो रहा है, और ये इसमें क्या है, सलाइवा में टाइलिन नाम का एंजाइम है, टाइलिन को हम एक और चीज कहते हैं सलेवरी एमाइलेज, जो क्या करेगा, फूड में मौजूद जो भी स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर माल्टोज में, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि फूड का पीएच बिफोर मील और आफ्टर मील कैसा है, ठीक। तो बिफोर मील तो जो काइंड ऑफ न्यूट्रल पीएच होता है, बट आफ्टर मील ये पीएच आपका अप्रोक्सीमेटली 5.8 होता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। स्लाइटली एसिडिक क्यों हो जाता है, क्योंकि जब फूड हम च्यू करते हैं तो कुछ ना कुछ बैक्टीरियल एक्शन होता है और उसमें कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रेट हो रहे होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, थोड़े से एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो वहाँ पे इस वजह से जो आफ्टर मील हमारा माउथ का पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन भी देख लो, ईसोफेगस दैट मूव द फूड, तो जो मूव कर रहा है फूड उसका डाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, डाइजेशन तो हो ही नहीं रहा। फूड स्टार्ट, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, शुरू कहाँ से हो रहा है ये सवाल था। पैनक्रियाज दैट रिलीजेस उस, भैया पैनक्रियाज में तो बाद में जाएगा, पहले तो मुंह में ही थोड़ा डाइजेशन हो चुका है। स्टमक दैट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, नहीं, हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। हाँ, तो ये देखो ऐसे डायग्राम भी देकर के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक,
तो ये देखो, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, देख के पता चल गया, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, आप में तो कलर्ड है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे मिल रहा होता है, देखो जो हम गैस इनहेल करते हैं ना, फिर वो ट्रैवल करके पहुंचता है कहाँ पे, हमारी नेजल कैविटी से, फिर बाद में फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ऑल्वियोलाई, ठीक। तो मतलब एक टाइप से हमारे लंग्स में जा रहा है और ऑल्वियोलाई में के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो ब्लड कैपिलरीज है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को देगा और एल्वुलाई दे देगी ऑक्सीजन हमारी ब्लड सेल्स को, ठीक। तो ब्लड सेल्स से यहाँ लंग्स से क्या कहाँ आएगा, सारी की सारी कैपिलरी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा पल्मोनरी वेन में, ठीक। पल्मोनरी वेन से ये एंटर करेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सी वॉल्व है हमारी, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू ऑर्टा हमारी बॉडी की हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स में प्योर ब्लड पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। तो चलो इसको ऑप्शन के थ्रू भी देख लेते हैं, सॉरी पूरा ही मूव हो गया, मोए हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लंग्स, हाँ ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन आ रहा है, देन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी के बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्ट्रा बॉडी सेल, हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही बैठ गया। बी भी पढ़ लेते हैं, लंग्स, पल्मोनरी वेन, राइट नहीं, राइट एट्रियम नहीं, राइट एट्रियम में तो का सारे के सारे इम्प्योर ब्लड आ रहा होता है ना थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, बी ऑप्शन गलत है। लंग्स एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन नहीं भाई वेना केवा में नहीं, वेना केवा तो इकट्ठा करके ब्लड डालता है इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ राइट एट्रियम की बात होगी, गलत, ठीक। हमारा ए ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा शो फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने पहले भी बताया था जब अमीबा के बारे में बात हुई थी कि अमीबा थोड़ी मेहनत कर लेता है, सारे के सारे पांचों प्रोसेसेस ये फॉलो करता है, इसमें होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि हमारे में है, ह्यूमन बींग्स में है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, हाँ देखो ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाकर दिखाया था आपको, ये अच्छा खासा डायग्राम भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, देखो फूड पार्टिकल देखा, इसने स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन किया, ये क्या है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन दोनों तरफ से करेगा और फूड को घेर लेगा, फूड को घेरने के बाद क्या कर रहा है, फूड वैक्यूल बना रहा है और यहाँ पे डाइजेशन इसने स्टार्ट कर दिया, इंजेशन हो गया, इसका डाइजेशन हो गया, फिर उस फूड जो इसने डाइजेशन किया है, जो भी यूजफुल मटेरियल होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद जो एब्जॉर्ब मटेरियल है वो एसिमिलेशन होगा, अपने यूटिलाइज करेगी सेल्स कुछ भी बनाने के लिए, देन जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं ये वाले, ये इजेस्ट आउट हो जाएंगे बॉडी से। तो सारे के सारे 5 प्रोसेसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक, ये सब फॉलो कर रहा है, इसलिए अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेल्योर इज कॉल्ड। हाँ तो देखो, ब्लड हमारा ना केवल सब्सटेंस को कैरी कर रहा होता है, ये जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, गैसेस को कैरी कर रहा है, हार्मोन्स को कैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है, साथ के साथ सेल में जितने भी इम्प्योर या वेस्ट सब्सटेंस बन रहे हैं उन्हें भी कैरी कर रहा है और उनका प्यूरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो अब क्या करेगा ब्लड, ये इन अ हेल्दी ह्यूमन ब्लड लेकर के जाएगा किडनी में, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसका किडनी किसी भी वजह से खराब हो गई है तो उसमें इस ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कैसे होगा, तो उन्हें हम रखते हैं डायलिसिस पे। डायलिसिस में क्या होता है कि उनके अंदर कुछ सीरीज इंजेक्ट करके उनकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, एक डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर उस ब्लड को पास किया जाता है और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस डायलाइजिंग सोल्यूशन का वो ब्लड के इक्वली होता है, और वो जो उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। तो होता क्या है कि ब्लड से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो उस डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाते हैं और फिर प्योर ब्लड वापस से ह्यूमन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है
डायलिसिस। ठीक है, हाँ देखो ये डायग्राम भी आपकी बुक में दे रखा है कि क्या किया है। ये देखो लाइन फ्रॉम अपैरेटस टू वेन्स, वेन से क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कप जो इम्प्योर ब्लड है ये इस डायलिसिस सोल्यूशन में एक बार ऐसे चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। डायलिसिस सोल्यूशन क्या है, इस ये प्योर होता है। ठीक है, इसमें कोई ब्लड जैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बट इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, पूरी तरह से प्योर है। इसमें घूमने घूमने पे होता क्या है कि जो ब्लड से जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, वो इस डायलिसिस सोल्यूशन में आ जाता है। जो यूज डायलिसिस सोल्यूशन है विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, वो इस देखो दूसरी बॉटल में आ जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक, और उसके बाद फिर ये दूसरी जो आपकी यहाँ पे पाइप दे रखी है, उससे आपकी आर्टरी में प्योर ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगेन इन ह्यूमन। ये तो देखो हमने पहले कर लिया, स्टार्च कहाँ डाइजेशन स्टार्ट हो गया था स्टार्च का, हमारे माउथ में। माउथ में क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ये जो फूड में मौजूद स्टार्च है उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है, और इसी माल्टोस में कन्वर्जन के बाद ही, इसकी वजह से ही हमें कुछ चबाने के कुछ टाइम बाद जो हमारा फूड है वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा टेस्ट करने लग जाता है। ओके, तो स्टार्ट तो हमारा माउथ में हो गया है। देन गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बहुत है भाई, हमने क्या पढ़ा था, जितने भी फंगस हैं हमारे, आप चाहे मशरूम ले लो, चाहे ब्रेड मोल्ड ले लो। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा क्या था, टेप फॉर्म था, एस्कैरिस है। इन द केस ऑफ प्लांट क्या था, कस्क्यूटा था, बहुत सारे। देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम भी है। ठीक, प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, और ये फैलता किससे, मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, तो ये क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा होता है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे सारे फंगस शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट वाला मत बता देना। ऑटोट्रॉफ मतलब हमारे ग्रीन प्लांट्स। ठीक, अब देखो वो पहला ऑप्शन है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। गलत बात है कि सही बात है, सही बात है। वो बनाते तो फूड है ग्लूकोज, बट उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक, तो ये तो हमारा सही है, इसलिए ये ऑप्शन, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफी नहीं भाई, ये ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफी दे दी। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन्स। हाँ सही बात है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब हम अपना नेक्स्ट आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर का करेंगे ना क्वेश्चन आंसर, तो देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है बेस, वो प्रोड्यूसर से बना होता है। ये बात भी सही है, हमें तो गलत बताना है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। नहीं भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये हमारे पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और सीकम, कॉलन और रेक्टम ये पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। खैर आपकी एनसीईआरटी में इतना डीप तो नहीं दिया है, बट स्टिल आपको जानना चाहिए कि जो कॉलन, सीकम, सॉरी सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के। अच्छा, ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बहुत ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट है, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं। तो देखो इसको स्मॉल इसके लॉन्गेस्ट होने की वजह से नहीं बोलते हैं, ये वैसे तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, बट इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन है तो बहुत लंबी सी, लेकिन बहुत ही पतली सी ट्यूब है, ठीक है, इतनी पतली सी। और लार्ज इंटेस्टाइन है तो लेंथ में थोड़ी छोटी, बट ये मोटी सी ट्यूब है, तो इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पार्ट्स क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
तो हमारा करेक्ट आंसर विच ऑफ दीज नॉट अ पार्ट हो जाएगा रेक्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ड्यूरिंग कंट्रक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो देखो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए उसमें क्या होती हैं, वेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। उसमें जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो में, ब्लड का फ्लो जो है इंश्योर करती हैं कि वो यूनि डायरेक्शन में ही हो, एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस से वहां से लौट के ना आए, ठीक है। मतलब एक काइंड ऑफ अ गेट उसको कह सकते हैं कि बस इधर से घुसने का ही रास्ता है, फिर बाहर निकलने का नहीं है, ठीक है। तो थिन वॉल सेप्ट्रिया नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। थिक मस्कुलर वॉल, इससे भी कोई लेना देना नहीं। वेल्स इन द हार्ट ये इंश्योर करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, नेम द प्लांट टिश्यू थ्रू विच वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। देखो अपने 9th में भी कर रखा है कि हमें किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है, वाटर इन मिनरल का, वाटर का और मिनरल का। तो क्या करती है, रूट्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और वो जाइलम के थ्रू इन अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो बॉडी, सॉरी प्लांट की बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक। क्या ऑप्शन है इसका सही, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर थिक एंड मस्कुलर। नहीं, ये कोई रीजन नहीं हुआ। हैविंग कार्टिलेजस रिंग, ये सही ऑप्शन है कि देखो ट्रैकिया के चारों तरफ कैसे ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अभी हम डायग्राम में भी देख लेंगे। वेल्व्स नहीं, सपोर्टेड बाय लाइंस नहीं। देखो ये जो हमारी ट्रैकिया है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें देखो ब्लू ब्लू कलर की ऐसे रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक। तो ये रिंग्स क्या करती हैं, यही है कार्टिलेजस रिंग जो कि इंश्योर करती हैं कि वो कोलैप्स ना हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वैसे हमें ये पता है कि सारी की सारी वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं और वो इकट्ठा करके जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इकट्ठा करके राइट एट्रियम में जा रहा होता है। लेकिन केवल एक वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कौन सी ब्लड होती है, वो होती है पल्मोनरी वेन। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। एक एक्सेप्शन था वेन में, एक ही एक्सेप्शन था हमारे अर्टरी में। अर्टरीज में सारी की सारी बॉडी की जितनी अर्टरीज है उसमें प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा था एक्सेप्ट पल्मोनरी अर्टरी। तो हमारा पल्मोनरी अर्टरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये देखो सुपीरियर वेना केवा से, अपर बॉडी से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड, और इंफीरियर वेना केवा इकट्ठा करती है इम्प्योर ब्लड हमारी लोअर बॉडी से, उसको ये इकट्ठा करके ले आती हैं कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारा जाएगा कहाँ, लंग्स में जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और यही अकेली पल्मोनरी आर्टरी होती है जहां पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर व्हाट। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब इनसाइड द क्लोरोफिल लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल, हाँ भाई वो क्या है, किचन ऑफ द सेल है। सनलाइट एज अ फ्यूल काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारे इंग्रेडिएंट जैसा काम करेंगे, ऑल ऑफ द अबव सब चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड व्हाट। यूरेटर, नहीं भाई यूरेटर तो वो होते हैं ना, दो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे किडनी से यूरिन इकट्ठा करके कहाँ पे आता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक। इसको बना लेते हैं एक बार। देखो ऐसे क्या होती हैं, दो किडनीज होती हैं, ठीक। बहुत गंदी बन गई ये तो, ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे, ठीक। ये वाइट कलर से थोड़ा सा, यहाँ से क्या निकल रहे, यूरेटर, ये यूरेटर है, ठीक। ये यूरेटर क्या करेंगी, यहाँ से यूरिन ला करके यूरेथ्रा में, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है ये ब्लैडर है, ये क्या है, ये दो यूरेटर हैं, ये क्या है, दो किडनीज हैं,
ये ऐसे आर्टरीज होती है और इनके पीछे ही ब्लू कलर की जैसे ये वेन्स है। ठीक, ये आपका एक चीज भूल गई मैं लास्ट में, ये यूरेथ्रा है। ठीक, ओके। तो फिल्ट्रेशन यूनिट है ये? नहीं भाई, ये फिल्ट्रेशन यूनिट नहीं है। यूरेटर ये गलत है। यूरेथ्रा ये भी नहीं है, ये तो यूरिन बाहर निकालने के लिए नहीं है, मतलब बाहर निकालने के लिए है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट नहीं है। न्यूरॉन्स का तो कोई लेना देना ही नहीं भैया, वो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, वो तो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये बिल्कुल ही नहीं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि नेफ्रॉन में क्या हो रहा होता है, हमारा जो ब्लड है वो आता है और वहाँ पे जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं और प्योर ब्लड और जितने भी हमारे एब्जॉर्बेबल फॉर्म है जैसे ग्लूकोज है और जो भी वाटर है वो वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब होकर वहाँ चला जाता है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने को दे देता है ना तो कैसा आप बनाते हो, आप यहाँ पे बनाते हो एक ग्लोमेरुलस ऐसा, यहाँ बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी, देन लूप ऑफ एनले, देन डीसीटी, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा, और ये पूरी पूरी जो हमारी लूप ऑफ एनले थोड़ी सी लंबी होती है, इसको मैंने बहुत छोटू सा बना दिया है, इसको बना ही देते हैं अच्छे से। लूप ऑफ एनले कैसी है देखो, देखो ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, ऊपर जा रही है असेंडिंग लूप ऑफ एनले। ये क्या है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, ये क्या है ग्लोमेरुलस, ये क्या है बोमन्स कैप्सूल। ठीक, और जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो यही है हमारी नेफ्रॉन। ठीक, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हो। हाँ ये देखो, ये हमारी किडनी में ऐसे मिलियंस सेल्स होती है, नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, मिलियंस नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलस है, ये बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे पूरी पूरी अपनी फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है, और जो भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है लाइक इन द केस ऑफ जो यूरिन पास हो रही होती है, वो पहले जो ब्लड आता है, ब्लड में जितने भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है जैसे ग्लूकोज है या वाटर है या कुछ सॉल्ट्स हैं जिनको यूटिलाइज कर लेना है फिर से बॉडी में वापस भेज देना, वो उन्हें वापस भेज दिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है यानी यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू इकट्ठा हो जाता है। ठीक, और वो बहुत सारी ऐसी कलेक्टिंग डक्ट मिल करके इधर आपके यूरेटर में यूरिन को पास करा देते हैं। यूरेटर के बाद ये यूरिन कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर में जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि भैया नाउ यू हैव टू पी, फिर आप यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट कर देते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्यूडोपोडिया। अभी तो बनाया था, इतनी बार तो देख लिया, 2 क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं। स्यूडो मीन्स व्हाट, स्यूडो मीन्स फॉल्स, इसका मतलब होता है फॉल्स, झूठ मूठ का। पोडिया मीन्स क्या होता है, फीट, झूठ मूठ के पैर बनाता है और उसे इनगल्फ कर लेता है किसको, फूड पार्टिकल को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा किसमें, पाइवरेट में। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा होता है, पहले कहाँ साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, पाइवरेट में, फिर पाइवरेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रैप साइकिल होती है और वहां पे आपका ये पूरी तरह से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में। तो हमारा सही ऑप्शन तो हमें भी ही मिल गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीविंग बाइल फ्रॉम द लीवर। हाँ तो देखो, बाइल जूस कौन रिसीव कर रहा है, किसको भाई काम है बाइल। स्टमक में हमारा फूड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है,
बाइल से क्या होता है, बेसिक इन नेचर फूड बन जाता है, और ये बेसिक नेचर ज़रूरी होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करे। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कहाँ रिलीज हो रहे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा जो बॉयल जूस है उसको रिसीव कौन कर रहा होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ईसोफेगस का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो खाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टमक में अपना ही यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, बाइल जूस बेसिक कर देगा, बिल्कुल नहीं चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल और केवल वाटर एब्जॉर्ब हो रहता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, मतलब पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा। पूरी तरह से ब्रेकडाउन कब होगा, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो देखो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक। और ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रही होती है, ठीक। तो देखो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक। तो चलो इसको भी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो फंजाई, देखो हमने एमसीक्यूज के थ्रू भी ऐसा क्वेश्चन किया था, और ये हमारे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट सेम है, अब उनकी फ्रेमिंग है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे फ्रेम कर दे रहे हैं, ठीक। तो फंजाई क्या कर रहा है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा होता है ना, ये क्या है, सैप्रोफाइट्स। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम हमारा मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी सबसे स्पीशीज होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। आप आगे क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, अभी डरने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मोडियम कुल मिला के ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जैसे हमारा अमीबा है उसी के साथ की फैमिली का ही है ये, उसी के साथ के फाइलम का है ये, ठीक। और ये क्या करता है, मलेरियल बीमारी, मलेरिया जो है कॉज करता है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि ह्यूमंस के अंदर ये क्या करेगा, उनकी ब्लड सेल्स में अपना न्यूट्रिशन, इसको अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा ह्यूमन के ब्लड सेल से, ठीक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट है, फूड मूव्स डाउन द गट बाय पेरिस्टाल्सिस, व्हिच रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस, हाँ ठीक है। फूड पेरिस्टाल्सिस क्या है, देखो ईसोफेगस में क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसकी जो वॉल होती है ईसोफेगस की, उसमें कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से फूड हमारे ईसोफेगस से स्टमक में ही जाता है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। और ये जो प्रोसेस है ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस, जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, ठीक। तो ये किससे कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल हो रहा है हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा से, ठीक। वैसे ये थोड़ा सा पार्ट आपके चला जाएगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, बट क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस की बात है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। देखो, फूड मूव्स डाउन द गट बाय पेरिस्टाल्सिस एंड द रीजन ऑफ ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस इज मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विलाई, व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो विलाई क्या है, विलाई क्यों है, पहले तो ये समझो। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या है, ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से पहली बात तो हमारा सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक। और जो भी हमारे अंदर, यहाँ इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर है, कैपिलरीज में ये देखो, ये ब्लू वाला पार्ट भी होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन है ना हमारे फूड का, वो बहुत अच्छे से होता है। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, मतलब जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें कैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये विलाई कहलाते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो
फुल डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरह से इसमें क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरियाज को मिल जा रहा है, और फिर ये एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है ये इस इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू में पहुंचा दिए जाते हैं। ओके, तो चलो इसको पढ़ भी लेते हैं। Villi are projections in the small intestine is inner lining that resemble fingers, finger like projections होते हैं, they enhance the surface area, surface area बढ़ा देते हैं, available for digested meal absorption in the small intestine, मतलब कुल मिला के surface area बढ़ जाएगा और जो भी absorption है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस इज नॉट यूज फॉर चर्निंग द फूड और डाइजेस्टिंग इट, मतलब म्यूकस जो स्टमक में है वो ना तो किसी टाइप के मूवमेंट में इन्वॉल्व है, ना ही डाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो इसका यूज क्या है, देन व्हाई इज इट सिक्रीटेड इन द स्टमक। तो देखो स्टमक में क्या होता है ना, स्टमक का की हम बात करें तो स्टमक में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि उसका जो मीडियम है वो एसिडिक है, वहाँ पे HCl सिक्रीट होती है। HCl क्यों सिक्रीट हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में, वो है पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का, उसे एक्टिवेट करने के लिए HCl इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्या होता है, पेप्सिनोजन। अच्छा पहले रुको, पेन का कलर चेंज कर लें वरना इतना डार्क कलर में विजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करने के HCl चाहिए, ठीक, ये पेप्सिनोजन एक्टिव होकर पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। अब ये पेप्सिन फर्दर प्रोटीन डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को स्मॉलर सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में तोड़ेगा, मतलब पेप्टोन्स में या एमिनो एसिड में भी तोड़ देगा, ठीक। HCl चाहिए, HCl क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, कुछ भी जला सकता है, तो फिर आपके पेट को भी जला देगा। तो जो आपकी इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है म्यूकस, ठीक है, उसे वो अंदर से क्या होता है म्यूकस से कोटेड रहती है ताकि आपके HCl को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो पहला आपका ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा। अब म्यूकस का हमें समझ में आ गया कि क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि आपका पेट HCl से जल ना जाए। देखो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करेगा the stomach's inner lining from being harmed by HCl, mucus is released. Excessive HCl secretion can harm the lining of stomach and cause a peptic ulcer. कई बार हाँ ये पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि पेप्टिक अल्सर क्या है। देखो जब स्टमक में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में HCl सिक्रेट होने लग जाता है तो क्या होती है, उसकी जो इंटरनल वॉल होती है ना वो ऑब्वियसली HCl की वजह से क्या हो गई, डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव इन नेचर है, तो वो नुकसान पहुंचाएगा और अल्सर कॉज कर देगा। तो हमारे इसी अल्सर कॉज ना हो इसके लिए ही म्यूकस की लाइनिंग से सराउंड होता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज, एक ही बारी है भाई, सॉरी दो बार टाइप हो गया, वाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग मच फास्टर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म देन दोज इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हम उठा लेते हैं फिश को, फिश में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, वो गिल्स होता है, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं जो वाटर होती है वो बहुत ही जल्दी इन एंड आउट पास हो रही होती है, वो क्या होते हैं बहुत जल्दी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना वो मिलती है फॉर रेस्पिरेशन, और वाटर में जो अमाउंट है ऑक्सीजन का डिजॉल्व वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है इन कंपैरिजन टू एयर, तो इस वजह से वो उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक, चलो इसको देख लो लैंग्वेज के फॉर्म में भी, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। Aquatic species get their oxygen from dissolved oxygen in water. ठीक, water has a relative low oxygen availability. पानी में ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कम है as compared to air. एयर में ज़्यादा है। As a result, aquatic organism must breathe more quickly than terrestrial organism. अब ये एक बच्चे ने ये भी कहा था एक बार कि ठीक है पानी में कम ऑक्सीजन है तो बाहर लाने पे क्यों मर जा रही है, बाहर तो ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, तो देखो बाहर लाने पे इसलिए मर जा रही है क्योंकि इनका जो गिल्स है ना उस टाइप का ही है कि ये वाटर जो में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले सकती हैं, ये फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन को नहीं इनहेल कर पाते। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि जब हम मछली को बाहर निकालते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे भी होते हैं, बहुत दया करते हैं उस पर, तब भी वो बचती नहीं, वो मर जाती है। ठीक है, तो उसे पानी में ही रहने दो, वो जल्दी जल्दी सांस लेकर काम चला लेगी।
हाउ इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड? तो देखो मैंने तो ये एमसीक्यूज में ही समझा दिया था, तो रेगुलेट कैसे हो रहा होता है इसको जल्दी से फिर से ही देख लेते हैं। हमारा ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स में क्या है, साइड साइड में क्लोरोप्लास्ट है, ओके। ग्रीन सेल्स है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगी डे टाइम में क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी, ठीक। फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। ग्लूकोज फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज होती है वाटर सॉल्युबल। तो ये जो सब्सिडरी सेल्स में जो भी वाटर कंटेंट होगा, इस वाटर कंटेंट को ये डे के टाइम में जब ग्लूकोज है ये अंदर आता जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर कंटेंट अंदर आएगा, कहाँ पे जाएगा, हमारी फूड इसमें वैक्यूल में जाएगा। प्लांट सेल की जो वैक्यूल है उसे बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएंगी सेल, क्या हो जाएगी, टर्जिड होगी, फूल जाएंगी। तो क्या होगा, ये जो स्टोमेटल अपर्चर है ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा स्टोमेटा, बहुत ज्यादा मोटा हो गया भाई, रुको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला बना देते हैं। हाँ अब ठीक है, स्टोमेटा, ठीक, ये हो गया स्टोमेटा, खुल गए। अब रात में क्या होगा, रात में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जितना यहाँ पे वाटर था ना, ये वाटर इनसॉल्युबल है स्टार्च, तो ये वापस से कहाँ चले जाएगा, सब्सिडरी सेल के पास वापस चला जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, वैक्यूल खाली हो गया और जो हमारी सेल है वो पिचक गई, ठीक, पिचक गई। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टोमेटल पोर हैं ये वापस से बंद हो गए, ठीक। तो ये था हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखो, guard cell control the closure and opening of the stomata. The stomata open when the guard cell enlarge or become turgid owing to water ingress. अब water ingress क्यों हो रहा था ये मैंने समझा दिया। Because of the loss of water, guard cell shrink and the stomata close, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is the process of diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of human beings? तो देखो, अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक इन द केस ऑफ अमीबा, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। उसकी पूरी बॉडी ही पूरी एक सेल की बनी है और उसका जो बॉडी का सबसे बाहर का पार्ट है वो है उसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो उसकी बॉडी में तो भाई ऐसा अमीबा है हमारा, बहुत आसान है, बाहर CO2 दे देगा और ऑक्सीजन ऐसे ले लेगा, इसका काम तो बन गया। लेकिन हमारी बॉडी जो है उसमें अगर हम बात करें कि कौन सी जो सेल्स है या टिश्यू या कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन में है, वो तो हमारी स्किन है, ठीक है। चलो स्किन की सेल ने एक बार कर भी लिया, फिर बाकी की अंदर की सेल्स का क्या, बोन्स का क्या, ब्लड का क्या, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, उनके लिए तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए ना, ठीक। तो यहाँ पर पहली बात तो क्योंकि बॉडी की हर एक सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये एक्सटर्नल मीडियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर डिफ्यूजन के थ्रू, चलो भाई इस सेल ने अंदर की सेल को दिया, इस सेल के अंदर की और सेल्स को दिया, तो ये बहुत ही लेट प्रोसेस होगा, ठीक है। जब तक ऑक्सीजन मिलेगी बॉडी के हर एक सेल को तब तक तो देहांत हो जाएगा। तो इसीलिए जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट है, ठीक। तो चलो इसको इन लैंग्वेज फॉर्म भी समझ लेते हैं। इन multicellular organism only the cells of skin are in direct contact with the environment, ठीक। diffusion is very slow process and it will take very long time to reach all the cells of the body part. Diffusion is insufficient to meet oxygen requirement, ठीक। next question है, what is the advantage of having 4 chambered heart? तो देखो 4 chambered heart का advantage क्या है, जो 4 chambered heart है सारे के सारे चैम्बर्स अलग हैं और हमें पता है कि हमारे जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें क्या हो रही है, इम्प्योर ब्लड का सप्लाई हो रहा है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें क्या है, प्योर ब्लड, यानी यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे जो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड है उसका कंप्लीट सेपरेशन होता है, उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट भी अगर हम बात करें ह्यूमंस में और इन द केस ऑफ एवीज एंड मैमल्स, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इन कंपैरिजन टू अदर्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मतलब कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में
वो जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़ करके एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सके। तो ऑक्सीजन हमें प्योर चाहिए होती है, ठीक है। तो हमारी एनर्जी सप्लाई को पूरा करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। और यहाँ पे क्या होती है, ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ प्योर एज वेल एज इम्प्योर ब्लड को, ठीक। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। The advantage of having four-chambered heart is that it prevents oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Mixing नहीं हो रही है. As the left half of the four-chambered heart is completely separated from right half by septum. This mechanism is useful to animals with high energy needs, such as birds and mammals. In this way, highly efficient supply of oxygenated blood is passed to all parts of the body, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड एज कंपेयर टू एनिमल्स। क्यों प्लांट को एनिमल से कम एनर्जी क्यों चाहिए? तो देखो, उन्हें हमारी तरह मूव नहीं करना है, हमारी तरह दौड़ना भागना नहीं है, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। पहली बात तो ये है, उनकी बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है उनका बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का, विच इज अ डेड सेल, ठीक है। तो जो भी लिविंग उनकी सेल्स है वो थोड़ी बहुत ही हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्हें फूड के लिए नहीं भागना है, अपना खाना वो खुद ही बना ले रहे हैं, ठीक है। उनको पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं भागना है, उन्हें घर नहीं बनाना है, ठीक। तो ये सारी की सारी जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमंस की, कि फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड पार्टनर, इसके लिए इनको कुछ सर्च नहीं करना, कुछ भागा दौड़ी नहीं करनी, आराम से रह सकते हैं, ठीक। और इनका जो बॉडी का ज़्यादातर पार्ट है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। ओके, चलो इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो। Okay, plants have low energy needs as compared to animals because plants do not move and most of their body is made up of dead cells. कैसे? स्क्लेरेनकाइमा का। But animals move about in search of food, mate and shelter. Okay, अब next question. Why is the small intestine in herbivores longer than in carnivore? ठीक है, हर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि भैया उन्हें सेलुलोज पचाना होता है। सेलुलोज कार्निवोर से ह्यूमंस हम भी नहीं पचा पाते हैं। ये क्या करते हैं, इनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, तो इनमें कंपेरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है। देखो, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम, हेंस हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास need a small intestine to allow complete digestion of cellulose. Carnivorous animals cannot digest cellulose, hence they have a shorter intestine. नेक्स्ट है, वाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कम्पेयर टू आर्टरीज। तो देखो, अच्छा वेन्स और आर्टरीज का डिफरेंस भी आपसे पूछता है, तो ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो वेन्स में थिन वॉल्स होती हैं, आर्टरीज में थिक वॉल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वेन्स क्या करते हैं, वेन्स आपकी बॉडी से, पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है उसे कलेक्ट करके हार्ट में भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात नहीं, बट इनमें वॉल्स होती है। क्यों? ताकि इंश्योर कर सके यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को, कि ब्लड वापस से बैक फ्लो ना हो जाए पर्टिकुलर ऑर्गन में, ठीक है। और जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज से ब्लड विद प्रेशर पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट में सप्लाई किया जाता है प्योर ब्लड, ठीक है। तो इस वजह से इनकी वॉल जो होती है थिक होती हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें कि वेन्स जो होती हैं, वेन्स में सारी की सारी वेन्स क्या करती हैं, ब्लड आपको हार्ट में लेके जा रही होती हैं। और आर्टरीज की बात करें तो सारी आर्टरी इंक्लूडिंग पल्मोनरी आर्टरी ऑल्सो, अगर हार्ट से बाहर ब्लड जा रहा है तो वो आर्टरीज का काम है, ठीक। अब जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी वेन। और जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे था थिन वॉल्स वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, थोड़ा साइड हो जा रही हूँ मैं, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। Arteries carry blood from the heart to various organs of the body under high pressure, so they have thick and elastic walls, ठीक है। आर्टरीज को अंडर प्रेशर जो है ब्लड सप्लाई करना होता है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं ब्लड को और हार्ट में पहुंचाती हैं। द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, सो द वॉल्स आर थिन विथ वाल्व्स टू इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द इवेंट्स
occurring during the process of photosynthesis. photosynthesis के कौन से तीन इवेंट्स है जो बहुत ही मेन थे. Is it essential that these steps take place one after the another immediately? ठीक है, एक के बाद एक हो ये जरूरी है, one after other. तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं तीन स्टेप्स कौन कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट जो आएगी उसे एब्जॉर्ब करेगा. सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, सेकंड प्रोसेस में कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब इस लाइट एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा होगा. ठीक है, देन एंड वन मोर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. और ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ऑक्सीजन निकलती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से. तो देखो ये हमें वाटर से मिलती है क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा होता है. ठीक, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं, टूट रहे होते हैं. थर्ड लास्ट आपका प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट. तो पहला प्रोसेस हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, किससे, थ्रू क्लोरोफिल. दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ CO2 into glucose. ओके, ये तीन इवेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है कि क्या जरूरी है कि ये सारे के सारे प्रोसेस वन आफ्टर अनदर हो. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. इन डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि वो अगर दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू सारा वाटर भी बाहर उड़ जाएगा. तो डिजर्ट एरिया के प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये शाम के वक्त यानी रात के वक्त अपना कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अपनी बॉडी में लेते हैं और उसके बाद एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और ड्यूरिंग डे लाइट फिर फर्दर उससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा. ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि सब प्रोसेस एक के बाद एक ही हो. चलो अच्छा, अब ये आप आंसर्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफी अच्छे से सीक्वेंस में दे रखा है कि इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देन conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule, then reduction of carbon dioxide into carbohydrate. These steps need not take place one after other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night, रात में लेते हैं, and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the daytime. Next question है what is compensation point. तो देखो कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब जितना भी हमने ऑक्सीजन, हमने नहीं, प्लांट्स ने जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा है वो यूटिलाइज हो जाएगी उनकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड CO2 ड्यूरिंग नाइट. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट. तो देखो ऐसा होता है ना कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस तो हो रही होगी डे टाइम में, बट क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा. तो जो नेट है, नेट गेन ऑफ हमें क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा. कार्बन डाइऑक्साइड अगर रेस्पिरेशन में जो प्लांट रिलीज कर भी रहा है वो यूटिलाइज हो जा रही है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में आ रही है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डे टाइम पे प्लांट क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब इसको आप अच्छे से इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक, इसको पढ़ लो एक बार. When the rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration, it is called as compensation point. The rate of liberation of oxygen during photosynthesis is equal to the rate of liberation of carbon dioxide during respiration. Thus, there is no net uptake of gases. मतलब net क्या हो गया, जीरो हो गया. CO2 will be equal to oxygen. Okay, तो net product कुछ भी नहीं हमारा, यही हमारा है compensation point. ठीक है, compensation point is usually reached at dusk and dawn. ठीक है, मतलब भोर के वक्त और शाम के वक्त ये क्या होता है, या किसी क्लाउडी डे में.
ठीक है, जब बादल छाए रहते हैं तो कंपनसेशन पॉइंट रीच हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट का देखो आंसर है ड्यूरिंग डे टाइम एज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू रेस्पिरेशन, द नेट रिजल्ट इज एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, वही जो मैंने बताया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। इसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कर लिया था कि HCl ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से अगर इंटरनल लाइनिंग ऑफ जो हमारा स्टमक है वो थोड़ी सी वहाँ पे जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो क्या हो रही है, कट जा रही है, छिल जा रही है, तो अल्सर जैसा अल्सर फॉर्म हो जा रहा है। हाउ इज पेप्टिक अल्सर कॉज्ड, भैया अभी तो बताया HCl की वजह से। लिस्ट 2 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय पैनक्रियाज इन आवर बॉडी। तो पैनक्रियाज देखो क्या होती है ना, ये होती है काइंड ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। एक तो इसका पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट जो कि सिक्रीट करेगा एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसमें कि इसकी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, वो क्या करेंगे, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी। इसका एंडोक्राइन पार्ट है, वो सिक्रेट कर रही हैं क्या, अल्फा सेल्स हमारी ग्लूकागॉन सिक्रेट कर रही हैं, एंड बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट कर रही हैं, ठीक। और ये क्या कर रहा है, ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हमारा जो ब्लड है उसमें शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन हो गए, एक तो एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे और दूसरा ये हमारा मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखने के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो चलो इसको आप लैंग्वेज फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले लो और अब इसको पढ़ भी लो। एन अल्सर ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ लाइनिंग of the stomach is called peptic ulcer. It is caused by high acidity of gastric juice secretion, ठीक है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, पैनक्रियास सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस, जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास लैंगरहैंस प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अमीबा में भी डिस्कस करके रखा है, ठीक। इंजेशन क्या है, फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। ह्यूमन क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ह्यूमंस हैव अ होलोजोइक फीडिंग मोड, सॉलिड पार्टिकल्स आर swallowed बाय देम, ठीक। डाइजेशन क्या है, इन एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है एलिमेंट्री कैनाल जिसे हो करके फूड गुजरता है, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिससे सिक्रीशंस तो आ रहे हैं जो हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, बट फूड वहां पे नहीं जा रहा, उन ग्लैंड्स में एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। डाइजेशन इन द एलिमेंट्री कैनाल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइटरी मटेरियल्स इनटू सिंपलर वंस। फिर इन सिंपलर वंस सब्सटेंस का क्या होगा, लिटिल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है विल लाई, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। एसिमिलेशन, अब जो फूड एब्जॉर्ब है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगी हर सेल्स में ब्लड के थ्रू, और वहां पर इनका यूटिलाइजेशन होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो हमारी बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाएगा। ये सॉरी एक्सक्रीशन नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, बहुत बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ये एक्सक्रीशन नहीं है भाई, एक्सक्रीशन बहुत बहुत बड़ा अपराध है, ये इजेशन है। देखो टाइपिंग में कितनी बड़ी गलती हो गई है, दूसरा ही सिस्टम आ गया है। ये इजेशन है, बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो इजेस्ट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। ये स्क्रीनशॉट लेना, पिछला वाला डिलीट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, bile juice does not contain any enzyme but bile salts are important for digestion and absorption of fat state reason। तो देखो bile juice कोई डाइजेशन तो नहीं कर रहे होते बट ये इंपॉर्टेंट है दो रीजंस की वजह से। पहला ये कि जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसमें पैनक्रियाटिक जूसेस को एक्ट करना होता है, और पैनक्रियाटिक जूस को एक्ट करने के लिए मीडियम कौन सा चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है स्टमक से होके, स्टमक में HCl था, फूड था एसिडिक, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो नेचर है वो बेसिक बनाने के लिए बाइल जूस काम आता है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स के दो काम है, एक तो है ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा,
और दूसरा क्या करेगा, ये करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये है कि फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो पैनक्रियाज का जो लाइपेज एंजाइम है वो इजीली फूड को डाइजेस्ट कर सके, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर सके। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय द लिवर, ठीक। ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। Bile is alkaline and contains salts which help to emulsify or break the fat. ये emulsification वाली process है, ठीक। Present in the food. Thus bile perform two function. Two function क्या है? Make the acidic food coming from stomach alkaline so that pancreatic enzymes can act on it. दूसरा क्या है? Bile salts break the fat present in the food into small globules, making it easy. यही process क्या है? Emulsification. Making it easy for enzyme to act and digest them. अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर किसी ह्यूमन की बॉडी से गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया गया है तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा ऑयली फूड कम खाइए। ऐसा क्यों? तो देखो, बाइल जूस जो हमारा बन रहा होता है वो बनता तो लीवर में है, पर वहां से वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और जब जब बॉडी को जरूरत होती है वो गाल ब्लैडर से जूस आता है, सिक्रीट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब गाल ब्लैडर कट हो चुका है, निकाला जा चुका है बॉडी से, तो हमारी बॉडी में बाइल जूस तो कहीं स्टोर्ड है नहीं, तो इसी वजह से डॉक्टर्स अवॉइड करने को कहते हैं उन पेशेंट्स को जिनकी बॉडी से गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स मेंशन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। तो 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कौन सी हमारी है? आर्टरीज हैं, ठीक है, वेन्स हैं, और क्या है? कैपिलरीज है। ये क्या कर रही होती हैं? सर्कुलेट सारी की सारी प्योर ब्लड, ठीक। यहाँ पे हो रहा था सर्कुलेट हमारा प्योर ब्लड, एक्सेप्ट वन। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मत भूलना, कुछ भी भूल जाना, एक्सेप्शन है, ठीक। यहाँ पे क्या आ रही है? सारी की सारी इम्प्योर ब्लड है। एक्सेप्शन एक है, कौन सी? पल्मोनरी वेन, ठीक। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज वो जंक्शन है जहाँ पे हमारी आर्टरीज और वेन्स मिक्स होकर के वहां पे क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? जैसे इन द केस ऑफ अगर हम बात करें अल्विलाई के पास है, कैपिलरीज है, वहां पे क्या हो रहा है? अल्विलाई में ऑक्सीजन आ रहा है, और जो यहाँ पे कैपिलरीज है उनमें क्या है? उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिलरी काइंड ऑफ अ जंक्शन है। जंक्शन ऑफ व्हाट? जंक्शन ऑफ दीज आर्टरीज एंड वेन्स। साथ के साथ एक और डिफरेंस है, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक है, थिक वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड है। कैपिलरीज की भी वॉल थिन वॉल्ड है, इतनी थिन है कि एक सिंगल सेल से बनी है, सिंगल सेल थिक वॉल, ओके, बहुत ही पतली है, ओके, ताकि वो गैसेस एक्सचेंज या कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज है वो इजीली कर सके, ठीक। अब इसमें थिक वॉल क्यों है? क्योंकि इनको क्या है? प्रेशर से ब्लड सप्लाई करना है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वंस में थिन वॉल्ड है, कोई हाई प्रेशर नहीं है, कोई को ब्लड सप्लाई नहीं करना है, लेकिन इनको बॉडी से पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करके हार्ट में लेकर के जाना होता है। और ये यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे कुछ वेल्व्स होती हैं, वेल्व जो कि हमारी आर्टरीज में नहीं होती हैं, ठीक है। चलो अपना इसमें हम वन इम्पॉर्टेंट जगह तो हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़ लिए। अब देखो, इसको आप लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हैज 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दीज आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर थिक वॉल्ड। क्यों थिक वॉल्ड है भैया? उनको प्रेशर से पूरी बॉडी में
ब्लड को पहुंचाना है। वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स टू द हार्ट। वेन्स आर थिन वॉल्ड। कैपिलरीज के बारे में बात कर लो, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। दे आर थिन वॉल्ड एंड नैरो ट्यूब्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या करेंगे, ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे, बहुत इजी है। HCl एसिड क्या कर रहा था, हमारा इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, उसे पेप्सिन बना रहा था। विलाई क्या कर रही है, विलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है एब्जॉर्प्शन बढ़ा करने के लिए, ठीक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसको आप लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट। HCl acid create an acidic medium to aid the action of pepsin. Villi increases the surface area to aid the food absorption. Next question है, in each of the following situation what happened to the rate of photosynthesis? Cloudy days में क्या होगा, क्लाउडी डेज में तो देखो जो सनलाइट आएगी वो पूरी तरह से तो आ नहीं पाएगी, तो कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेसिस होगा उसका वो थोड़ा सा जो रेट होगा वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। नो रेनफॉल इन द एरिया। अब भाई हर वक्त तो बारिश कहीं पे भी नहीं हो रही होती, रेनफॉल नहीं हो रही है एरिया में, कोई बात नहीं, जो ग्राउंड वाटर है उससे ही रूट्स क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी और फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट एट ऑल। यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, ठीक है, बहुत अच्छा खाद दे रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, फूड को प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, बट उसका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना है क्या, मैन्योर आता था नहीं, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, नो इफेक्ट। अच्छी बात है, अब दे रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डक्ट। अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो गया तो स्टोमेटा ही तो वो पोर है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज, ठीक। अब इसको आंसर आप भी देख लो। क्लाउडी डेज में क्या है, फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस ड्यू टू लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। सेकेंड है नो रेनफॉल, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अफेक्टेड, ठीक। थर्ड है गुड मैन्योरिंग, manure is done, soil fertility increase but rate of photosynthesis is not affected, ठीक है। fourth है when the stomata are blocked the rate of photosynthesis is reduced, this affect कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही ना लेस को। अब देखो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, चलो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट एंड एक्सप्लेन देम। मतलब कुल मिला के आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना आना चाहिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है, कई बार लेवलिंग के लिए भी आता है, लेकिन जनरली एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ सकता है। तो डायग्राम वैसे तो शायद बनाया ही था किसी क्वेश्चन में आई गेस, फिर से बना ही लेते हैं। ये देखो आपका ये क्या है, बीन शेप्ड किडनी है, ठीक है, ये हमेशा ये वाली गंदी बनती है मेरे से, ठीक है, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाया था, हमने यूरेटर बनाया था, यूरेटर, ठीक। ठीक, अब ये क्या है, यूरेटर इकट्ठा करेगा, यूरिन लेकर के आएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएगा, ओके। अभी हम बना देते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी बनानी है हमें, ठीक है, ये ऐसे रीनल आर्टरी बना देते हैं और ये क्या है, ऐसे ऑर्टा है, ऑर्टा, ठीक है। इसके पीछे क्या है, ब्लू कलर की वेना केवा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा बना दो भाई, एक बार बन जाएगा। ये क्या है, वेना केवा, ओके। ये है रीनल वेन्स, ठीक, बन गया बहुत अच्छा सा, ठीक। अब लेबलिंग कर लो, इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं। ये है क्या भाई, बहुत मोटा हो गया, ठीक है। ये है अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, दो हैं, यूरेटर
अ पेयर ऑफ यूरेटर, 2 है, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। ओके, किडनी जो मिल के बनी होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से, ठीक। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब इससे जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है थ्रू गलगटिंग डक्ट, और वहां से ये आपका इधर कहाँ पे आएगा, यूरेटर में। यूरेटर के बाद ये यूरिन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जब ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, और फिर थ्रू यूरेथ्रा ये यूरिन बॉडी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने डायग्राम बना लिया, हमें समझ में भी आ गया। हाँ, ये लेबलिंग हमारी छूट गई है, ये देखो, ये क्या है, ऑर्टा, ये क्या है, वेना केवा, ये है जो इधर है साइड में, ये है रीनल आर्टरी, और ये है आपकी रीनल वेन, ठीक है। डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, आप इसी सीक्वेंस में, जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, इसी सीक्वेंस से बनाओगे तो बहुत इजीली डायग्राम बन जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। नेक्स्ट, अब देख लो, ये आपको पूरा का पूरा दे रखा है क्या, थ्योरी पार्ट। आप पहले डायग्राम देख लो, सेम यही डायग्राम बनाया था, अब इतना तो खूबसूरत नहीं बनाया था, बट जल्दी जल्दी में ऐसा ही डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अल्ट्रा, ये किडनीज है, किडनीज में क्या है, मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी की जो फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है वो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद सारा का सारा यूरिन इकट्ठा होकर के हमारी यूरेटर में आएगा, 2 यूरेटर हैं। यूरेटर के बाद ये यूरिन इकट्ठा हो जाएगा ब्लैडर में, और ब्लैडर जब भर जाएगा तो फिर थ्रू यूरेथ्रा ये यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस एक्सक्रीशन वाली है, ठीक है। ओके, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपने डायग्राम देख लिया होगा, आपके डायग्राम बुक में भी है, यहाँ जगह नहीं थी। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी की पूरी प्रोसेस आपको प्रॉपर दे रखी है, ठीक है। चलो इसको जल्दी जल्दी पढ़ भी लेते हैं। A label diagram of the human excretory system mentioning this important part with a proper explanation as displayed below. Kidney, it is excretory system functional unit. About 1 million small coiled channels called nephron make up each kidney. The basic filtration unit in the kidney is the nephron, the glomerulus, Bowman's capsule. ये nephron के part है, Bowman's capsule जो हमने पिछले क्वेश्चन में बना रखा था, and convoluted tubule are the components. फिर यहाँ से क्या होगा, यूरिन इकट्ठा होकर जाएगा यूरेटर में, वेस्ट कम्स आउट ऑफ द किडनी इनटू यूरेटर, इकट्ठा होगा दोनों यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरेटर पोर्स इट्स कंटेंट इनटू मस्कुलर सैक कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरेथ्रा है, यूरिन फ्लोज फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। ठीक है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में जो ह्यूमन की बॉडी है उसका जो हार्ट है, तो उस हार्ट में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है, ठीक है। 2 सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहले क्या होगा, हमारी बॉडी से, हम लोअर बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड आएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब राइट एट्रियम में, थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। उस राइट एट्रियम के बाद थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल ये इम्प्योर ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ये सारा का सारा ब्लड विद प्रेशर पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाएगा कहाँ, लंग के पास। लंग के पास प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, ठीक। अब वहां से प्योर ब्लड फिर थ्रू पल्मोनरी वेन पहुंचेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल, और फिर उस लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू ऑर्टा ये प्योर ब्लड हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आप लैंग्वेज फॉर्म में देख लो। ओके, ड्यूरिंग ईच साइकिल ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन मैमल्स एंड ब्लड बर्ड्स, ठीक है। एवीज एंड मैमल्स में 2 बार हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है। डबल सर्कुलेशन इज द टर्म for this situation. Blood that has been deoxygenated enters the right auricle and then enters the right ventricle, where it is pushed to the lungs for oxygenation, means for purification. It travels from the lungs to the left auricle when it is oxygenated through pulmonary vein, and then to the left ventricle where it is pumped to various regions of the
body. Okay, such a circulatory system prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood, allowing for an effective supply of oxygen to the body. ठीक है, तो it was all about double circulation. यहाँ पे आपका ये डायग्राम भी दे रखा है, ठीक, इसको आप, ये बुक में भी है, इसको अच्छे से देख लो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. देखो, हमारी बॉडी से वेना केवा के थ्रू, अब ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये क्या है, नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा. इससे क्या आ गया, ब्लड आया हमारा राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल में आने के बाद थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वॉल्व क्या करती है, इंश्योर करती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, ये ब्लड जाएगा कहाँ पे, हमारे राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाएगा थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पर, लंग्स में. लंग्स में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन होगा तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन में आएगा, ये पहुंचेगा हार्ट में. हार्ट में कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड थ्रू दिस आर्टरा हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. क्या क्या पार्ट्स दिए हैं, ट्रैकिया, अल्वेलाई, रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियल एंड लैरिंक्स. तो ठीक है, हम इतने ही पार्ट्स को ड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी से. ठीक है, तो देखो, अगर ह्यूमन की बात करें तो ऐसा आप ह्यूमन बनाते हो, बहुत गंदा बन गया. ठीक है, ये नोज है. ठीक है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से थ्रू फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या जाएगा, ट्रैकिया. ट्रैकिया आपकी फर्दर डिवाइड हो जाएगी किसमें, ब्रोंकाई में, दो ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई के बाद फर्दर सब डिवीजन हो जाएगी ब्रोंकियोल्स में. ठीक है, प्राइमरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स खैर होते हैं, लेकिन आप जल्दी देख लो क्योंकि आपको बनाना होगा, आपको खाली इतनी ही लेबलिंग करनी है, आपको कुछ ज़्यादा लेबलिंग नहीं करनी है. ठीक, उसके बाद क्या होती है, ऐसे ग्लोब्यूलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी ऑल्वेलाई. ओके ओके, अब इतना पार्ट हम देख लेते हैं. ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या है, ह्यूमन लंग का. इधर नीचे ऐसे डायफ्राम होता है. ठीक, यहाँ पे हमारा कहीं होगी क्या, लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या होती है, हमारी वॉइस बॉक्स होती है. ठीक है, ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया में क्या है, ऐसे रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजस रिंग्स, जो कि हमारी जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से बचाती है, उससे रोकती है. ठीक है, ट्रैकिया बना लो. देन क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. ये क्या है, ब्रोंकियोल्स. और ये क्या है, ऑल्वियोलाई. इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जल्दी जल्दी में उतनी अच्छी बनाई नहीं. अब देख लो, ये डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में भी. ठीक है, ये क्या आपका नेजल पैसेज है. नेजल पैसेज के बाद यहाँ पे देखो आपका लैरिंग्स है. लैरिंग्स का है हमारी ये वॉइस बॉक्स होती है. ठीक, और यहाँ पे आपका ट्रैकिया. ट्रैकिया में क्या, एक रिंग ऑफ कार्टिलेज है जो कि इंश्योर करता है कि आपका जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो. देन ये फर्दर ट्रैकिया डिवाइडेड है दो ब्रोंकियाई में. ब्रोंकाई के बाद फर्दर ब्रोंकियोल्स में, यहाँ ब्रोंकियोल्स दिख रहे हैं. फिर ब्रोंकियोल्स के बाद ये अल्वियोलर सैक है जो लास्ट पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे आपकी अल्वियोलाई है, यहीं पे आपका गैसेस एक्सचेंज होगा. ओके, चलो अब ये हमारा पार्ट हो गया डायग्राम वाला भी. सॉरी घूम जाता है. ठीक है, फिर से मोय मोय हो गया था, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे. हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. When we breathe in air, the diaphragm contracts, which result in the increase of chest cavity. ठीक है, डायफ्राम कैसा होता है, ऐसा डोम शेप्ड होता है. ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऐसा फ्लैट एंड हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से जो दोनों के दोनों हमारे ये लंग्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा ज़्यादा एरिया मिल जाता है. चलो ये बात हो गई. अब उसके बाद क्या, ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी द एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस. दस एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू the lungs through nostril, trachea and bronchi. Thus sacs of the lung get filled with air. जो alveoli है वो air से भर जाती है. When we breathe in, the exchange of gases between alveoli and blood takes place with the process of diffusion. Simple diffusion होगा क्योंकि alveoli में जब हम breathe in करेंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. और जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. तो कहेगा तो भाई तू मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दे और मेरे से ऑक्सीजन ले ले. फिर फर्दर इन अल्वेलाई में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा. और जब हम एक्सहेल करते हैं ना, व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यही बैक फ्लो करके वापस
हमारे नोस्ट्रल से बाहर आ जाएगा। नाउ द एयर प्रेजेंट इन द एयर सैक्स ऑफ द लंग इज रिच इन CO2, ठीक। When we breathe out air, the diaphragm relaxes, which result in the decrease of chest cavity. जब diaphragm relax होगा तो अभी क्या था, अभी flattened था, जब हमने inhale किया था, relax होगा तो फिर से dome shaped हो जाएगा, तो जो lung का जो area है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वापस से क्या होगा, हम क्या करेंगे, exhale करेंगे। Breathe out air, the diaphragm relaxes, which result in the decrease of the chest cavity. This contraction pushes the air from the lungs into the trachea. ट्राकिया में जाएगा, ट्राकिया के बाद नोस्ट्रल्स में जाएगा, एंड देन out of the body into air. Breathing in of air is called inhalation and breathing out of air is called exhalation. Okay, चलो next देखते हैं. Define the term nutrition and nutrients. List two different between holozoic and saprophytic nutrition. Give two example of each and of these. ठीक है. Nutrition क्या है? So the process of getting the food. ठीक, जो भी प्रोसेस से हम अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस के होने के लिए जो मटेरियल हम ले रहे होते हैं, जैसे इन द केस ऑफ ह्यूमंस कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड रफ एज। ठीक है, तो चलो इसको भी लैंग्वेज फॉर्म में जल्दी जल्दी देख लो। न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव and utilize the food material necessary for their survival, growth and repair of worn out tissue is called what is called nutrition. Nutrient क्या है, those substance which supply nourishment to living organism from its surrounding and use it as an energy source or for biosynthesis of body constituents. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो सब्सटेंस है जिन्हें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हमारे फूड में मिल रहे हैं। ठीक, अब होलोजोइक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में कुछ डिफरेंस पूछा है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या करते थे, हम खाना खा रहे होते थे प्रॉपर से, अच्छा खासा खाना पकाते थे, खाते थे। उसके क्या थे, 5 सब प्रोसेसेस थी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सैप्रोफिटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे पहले तो इनका जो फूड होता है ना वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये उनको अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ये अपनी बॉडी से एंजाइम्स बाहर रिलीज करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं अपनी बॉडी से बाहर और फिर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, देखो एक सेकेंड कलर चेंज कर ले, हाँ, in this type of nutrition solid and complex organic food is directly taken into the body, मतलब हम खाते हैं प्रॉपर। सैप्रोफिटिक में क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं और उसको फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। होलोजोइक में क्या है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स हमने बताए। इसमें क्या है, टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन, केवल इनमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ब्रेकडाउन बाहर हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, राइजोपस है, यीस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ गया है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस का। तो इसको करने का एक मेथड जान लो, इसको करने की विधि क्या है। 2 स्टेटमेंट आपको दे रखेंगे, एक स्टेटमेंट होगा असर्शन में और एक स्टेटमेंट है रीजन में। पहले आप ये चेक कर लो, जैसे हम बचपन में करते थे, आप बचपन में करते थे, ए तक ट्रू एंड फॉल्स खेल लो। दोनों स्टेटमेंट अगर सही हैं और रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन, पहले असर्शन में जाओ, असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो वाई, मतलब उसके आगे एक वाई लगा दो, और रीजन को पढ़ो, रीजन के आगे लिख दो बिकॉज। ओके, और वो दोनों सही बैठ रहे हो तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, दूसरा आपका है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, वही करो। अगर दोनों स्टेटमेंट सही आ गए, असर्शन में वाई लगाओ, रीजन में बिकॉज लगाओ, लेकिन देखो उसका कोई लिंक अगर नहीं बैठ रहा है, बात दोनों सत्य है, सत्य वचन है, पर उनका कोई लिंक नहीं, आपस में कोई मेल नहीं है, तो बी लगा दो। ठीक, बात दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, फिर ये तो बहुत ईजी है, सी और डी में कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें से कोई भी एक गलत हो गया तो अच्छी बात है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, अगर रीजन गलत है तो ये लगा देना, और अगर असर्शन ही गलत है तो डी लगा देना, रीजन ट्रू होगा। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। All protein in our food are digested in small intestine only. ऐसा कुछ था क्या? नहीं भाई, हमारा प्रोटीन स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में। स्टमक में क्या है, पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा,
प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन है द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। क्या ऑप्शन सही होगा हमारा? डी। अब नेक्स्ट है, हाँ देखो आंसर डी सही है। ठीक है, अब पहला हमारा स्टेटमेंट दिया है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। ठीक है, बात तो सही है, क्यों? क्योंकि एथेनॉल बनता है ना। दूसरा है देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ बिल्कुल सही बात है, एथेनॉल क्या है? वो हमारा है C2H5OH। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है। कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ होता तो सिंगल कार्बन का CO2 बना होता। ठीक है, तो दोनों बात सही है और ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरेट 6 कार्बन नहीं, गलत है, असर्शन ही गलत है। हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का था और एक ग्लूकोज से 2 पायरेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 पायरेट के मॉलिक्यूल बनते हैं मतलब ये 3 कार्बन का है। और इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ ठीक है, ये बात सही है बट असर्शन गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही बात है, बहुत ही ढीला प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है। डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस। अभी तो बोला ढीला प्रोसेस है, ये गलत है। ए सही है, असर्शन सही है, आर गलत है, तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। यूरिन का क्या पर्पज है? कि जो अनडाइजेस्टेड फूड, नहीं भाई अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो तो इजेशन होगा, वो इजेशन है, ये एक्सक्रीशन, तो असर्शन ही गलत है। किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन, ये सही है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा हमारा? डी सही हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट है द प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट। प्लांट क्या कर रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर रहा है। हाँ ये देखो प्लांट में क्या होता है ना कि कुछ गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इनमें है, तो जो भी इनकी ज़्यादा चीज़ है किसी की भी वो वेस्ट ही हो जाती है। ठीक, ऑक्सीजन ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो वेस्ट प्रोडक्ट है किस में? इन द केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और इनमें लिक्विड जो वेस्ट है वो होते हैं कुछ काइंड ऑफ ऑयल्स, और इनमें एक सॉलिड वेस्ट भी होता है, वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसको हम रेफिट्स भी कहते हैं। हाँ देखो रेफिट्स है ये, और कुछ जो रबर सब्सटेंस निकलते हैं वो। ठीक है, तो प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी पार्ट। ठीक है, सही बात है, रेफिट्स आर द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। हाँ दोनों बातें सही हैं। ओके, और ये क्या होते हैं? ये क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। ठीक, तो दोनों ही बातें सही हैं और ये रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, सॉलिड रैपिड्स हैं, तो ए होगा सही आंसर। एक सेकेंड सॉरी, हाँ हमने मैं तो भूल गई, देखो मेरे से गलती हो गई। द प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी, ये स्टोर कर रहा है, बात ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो हमने लगाना था ना वाई, बिकॉज वो लगाई नहीं मैंने, और मैंने उसको बोल दिया जल्दी जल्दी में खत्म करने के चक्कर में। नहीं देखो वाई करेंगे तो वो क्यों स्टोर कर रहा है ऐसा, ये तो बता रहा है कि हाँ वेस्ट प्रोडक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और रेफिड्स क्या, ये इसका एग्जाम्पल दे रहा है, ये नहीं बता रहा है कि सॉलिड में क्यों है। ओके, तो वाई और बिकॉज का रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ए नहीं। ठीक, नेक्स्ट है रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। ठीक है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं। दीज इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये भी सही बात है। अब यहाँ देखो वही लगाओ, वाई रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट ऑन इन द थ्रोट, क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये इंश्योर करती हैं ताकि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन ऑरिकल्स। हाँ बात तो सही है, वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ऑरिकल्स के कंपैरिजन वेंट्रिकल्स में जो उनकी जो इंटरलाइनिंग होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्लड पंप करना होता है। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इन वेरियस ऑर्गन्स विद ग्रेट प्रेशर। हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वाई बिकॉज यहाँ लग गया है। चलो नेक्स्ट है ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलर एयर एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज। ठीक है, ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा अल्वुलाई सैक से, एयर नहीं।
ये सैक है, alveoli sac से, एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज, सही बात है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन alveolar sac, कैसे? ब्लड ले लेगा क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, सिंपल डिफ्यूजन होगा। अल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ब्लड में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और अल्वेलाई में क्या चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए है। एक सेकंड। हाँ भैया, ये हाउ बता रहा है कि कैसे, मैंने भी हाउ एक्सप्लेन कर दिया, हमें वाई एक्सप्लेन करना था, फिर से गड़बड़ हो गई। ठीक है, द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द alveolar sac and release CO2 during exchange. The concentration of oxygen is more in alveolar, एक एयर नहीं बोला, हाँ ठीक है, सैक या उसमें जो भी एयर होगी उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, अच्छा हाँ ये मैंने सैक किया था ना, वहीं से गड़बड़ हुई है। alveoli की जो एयर होगी उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन लेगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बात दोनों की दोनों सही है, बट इनका कोई आपस में ठीक से लिंक नहीं। अगर हम alveoli की जो सेल्स की बात करते हैं, alveoli sac की सेल्स की बात कर रहे होते, तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, तब ये बात सही आती, ठीक। केस बेस्ड टाइप, अब हमारा लास्ट सेक्शन बचा है जो कि केस बेस्ड है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया होगा जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगा। कई बार आपको कुछ आंसर पॉसिबल है कि इसमें से मिल जाए, और कई बार ऐसा होता है कि खाली आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस चैप्टर से हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज से उसे करना होता है, ठीक। पहले हम इसको करने का सही तरीका ये कि क्वेश्चन पहले ही पढ़ लो, क्या पता आपको आंसर आते होंगे। द फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है? हमारा ब्लड। क्या सीरम? नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन? बिल्कुल भी नहीं। विलाई एब्जॉर्प्शन करता है। ब्लड एंड लिम्फ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बिना पढ़े भी आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हैज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर होती है। क्यों? क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना होता है सेलुलोज को, बट कार्निवोर्स को तो डाइजेस्ट नहीं करना होता, उन्हें तो मीट पचाना होता है, तो उनमें जरूरत नहीं है। कार्निवोर्स करेक्ट होगा, हर्बीवोर तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब कोई नहीं। एक हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल सब्सटेंस, यही तो है हमारा डाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना, वो कहलाता है डाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है, द एसिमिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, एसिमिलेशन क्या होता है? देखो हमने 5 प्रोसेस पढ़ी थी होलोजोइक में। सबसे पहला इंजेशन मतलब खाना खाना, देन डाइजेशन उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, डाइजेशन था। देन एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि जो सिंपल मॉलिक्यूल सब्सटेंस बन गए हैं उनको एब्जॉर्ब करना, ठीक। फिर एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल्स आ गए हैं उनको अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए यूज करना, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट एनर्जी प्रोसेस के लिए। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं, ये तो डाइजेशन हो जाएगा आपका। नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या है, ये तो रेस्पिरेशन हो जाएगा। ये रेस्पिरेशन है, ये तो होगा नहीं। ये कहाँ होता है आपका? सेल में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या है? ये तो एक्सक्रीशन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक। फिर नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड, ये हो जाएगा। एंड बोथ एंड बी निगल, सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, द फूड टू बी डाइजेस्टेड इज टेम्परली स्टोर इन एनस। देखो सीकम, कॉलन, रेक्टम, ये मैंने बताए थे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। तो जो इसका लास्ट पार्ट है ना रेक्टम, उसमें कुछ टाइम के लिए टेम्परली क्या होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है फूड का वो पड़ा रहता है जब तक कि इजेशन ना हो जाए। हाँ रेक्टम का सही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है, ये तो बहुत छोटा सा, इसको जल्दी से पढ़ भी सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। कौन सा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन आउटसाइड सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स, हैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यहाँ बात हुई है। न्यूट्रिशन हमारे कौन से थे? 2 टाइप के मेन थे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने 2 पढ़े हैं, कौन कौन से? फोटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक। कीमोऑटोट्रॉफिक में कुछ सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं जो कुछ अदर केमिकल से अपना फूड डिराइव कर रहे होते हैं। फोटोऑटोट्रॉफिक क्या होता है? लाइट एनर्जी से यानी फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बात आती है हेटेरोट्रॉफिक की। हेटेरोट्रॉफिक में हमने 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने सेप्टोट्रॉफ्स,
फंजाई जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर पैरासिटिक भी हमने कई क्वेश्चन में डिस्कस किया है, और होलोजोइक, ठीक, डिस्कशन हो चुका है। अब इसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, यहाँ स्पेस था, ठीक है, बॉडी एंड एब्जॉर्ब, तो वही है हमारे फंगस, यीस्ट, मशरूम एंड बेड मोल्ड। ग्रीन प्लांट्स नहीं, ये शायद क्वेश्चन किया भी था अभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट। पैरासाइट कौन होता है, जो किसी दूसरे की बॉडी में रहता है। पैरासाइट भी दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एंडो और एक्टो। एंडो कौन से, एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टो पैरासाइट जैसे लीच है या लाइस है, जैसे सर पे जू पड़ जाती है ना, तो क्या होता है, बॉडी के बाहर होती है ना, तो एक्टो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट है जैसे टेपवर्म, टीना सोलियम, ठीक, पैरासाइट। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ वही हमारे फंजाई का एग्जाम्पल मशरूम। नेक्स्ट, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, हमें कहीं बाहर से अपना फूड मिल रहा है, कुल मिला के बात नहीं। प्रोडक्शन ऑफ सिंपल शुगर नहीं भैया, ये तो हमारा आ जाएगा फोटोसिंथेसिस में, नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू, नहीं, ये भी हमारा उसका फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय प्लांट्स, हाँ, प्लांट से अगर हम ले रहे हैं, जैसे अगर हम हर्बीवोर हैं तो हम प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा सेशन अब खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस के, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप ये पूरा कंप्लीट करो, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs लेके बहुत ही जल्दी आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।